वेलकम बैक खवातीनो हजरात। और आज के वॉल्यूम में हमारे पास एक गेस्ट है जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। इनने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है 166 ओडीआईज में और 37 टेस्ट में, और कुल मिलाकर इनके 301 कैच और 49 स्टंपिंग्स हैं, along with 3090 runs, regarded by many as the finest wicketkeeper batsman in the history of Pakistan cricket. It is my honor to present to you Rashid Latif, जिनके साथ आज के एपिसोड में हम करेंगे गहरी गुफ्तगू उनके करियर के बारे में, और कुछ बातें करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट और वर्ल्ड टी20 के बारे में भी ऑन दिस वॉल्यूम ऑफ क्रिक काजी डायरी। Have a look at that, smiles up. Oh, it's nearly taken someone out the stands. That was a flat six right under the stand there, the George Giffen stand, up for the members, and it went like a rocket. अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये 50वीं किस्त है क्रिकाजी डायरीज की, और आप पहले एक्स क्रिकेटर हैं जो इसमें शिरकत कर रहे हैं, तो अरे मुबारक हो यार, जबरदस्त। आप शो करते थे, आप भेजते रहते हैं, व्हाट्सएप पे नजर पड़ती है। अच्छा काम कर रहे हैं, मजा आता होगा आपको भी, जाहिर सी बात है, पैशन है आपके अंदर। और आज मुबारक हो आपको, 50वां शो है, और मैं लकी हूँ कि 50वें शो में मैं बैठा हूँ। जी जी, आपने डेफिनेटली स्पेशल कर दिया शो को, थैंक यू सो मच। बहुत आपके जो काइंड वर्ड्स हैं, दे मीन समथिंग टू मी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। राशिद भाई, सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूं आपके बचपन पे, जरा हमें बताएं व्यूअर्स को कि किस तरह आप कहां पले बड़े। ये तो हमें पता है कि आपका कराची से ताल्लुक है, मगर कुछ अपने चाइल्डहुड की स्टोरीज बताएं, और अपनी जो कुछ पहली क्रिकेटिंग मेमोरीज है ना, कौन सा ऐसा पहला मैच था जो आपको याद है, और कहां आपने खेलना शुरू किया, इस पे जरा रोशनी डालें। यार मैं, बहुत लॉन्ग स्टोरी है लेकिन कोई शॉर्ट कर देता हूँ। मैं सईद अनवर का मैच देखने गया था। सईद अनवर भी मेरी तरह ही थे, ये मशहूर नहीं थे उस वक्त, लेकिन एक होता है ना कि मलीर में, मॉडल कॉलोनी में बहुत मशहूर कौन कौन है, सईद आजाद, सईद अनवर, अरशद लईक, किए थे। तो हमारे करीबी था, घर के करीबी ग्राउंड था, शलवार कमीज में गया था मैं, बल्ला था मेरे पास, 2 नंबर डीएफ होता है, डनकन फ्रेंडली के जमाने में आता था। अच्छा अच्छा। तो सईद को ने देखा, उसको बोला मैं खेलूंगा इससे। खैर खेला क्या, तो उनके पास विकेट कीपर नहीं था, तो मुझे बोला कीपिंग कर लेना। तो मैंने शलवार कमीज में कीपिंग की थी। कोई एक मजीद भाई हमारे होते थे, दूसरा क्लब चलाते थे। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने कीपिंग करते हुए देखा मुझे, तो सरप्राइज हो गए वो लोग भी, ये लोग भी हो गए। वो नेक्स्ट डे लांडी में मैच था कहीं पे, अलबर्ग जिम खाना पे ना। तो बोले चलोगे, मैंने कहा मैं चलता हूँ। खैर वो मैच खेला जाके, वहां पे कीपिंग भी की, बैटिंग भी की। तो यहाँ से मेरा ना हार्ड बॉल से स्टार्ट हुआ था ये। अच्छा और अच्छा। बहुत देर नहीं लगी थी, बहुत जल्दी मैं पिकअप कर गया था। ये क्लब क्रिकेट जो कराची की ना, मशहूर और मारूफ क्लब क्रिकेट थी, वो एवरीडे गेम होते थे, तो उसमें बहुत जल्दी मैं वो हो गया था, मतलब अपने आप को एडजस्ट कर लिया था। फिर एक मलिर कंपनी ने, मजीद भाई लेके गए थे वहां पे, 2 साल 1.5 साल में खेला। और फिर मैं मलिर जिमखाना, जहाँ पे फवाद के वालिद साहब, तारिक आलम, रफत आलम, अच्छा वहीद मिर्जा, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, खालिद इर्तिजा, सईद अनवर, सईद आजाद, सभी खेलते थे। ठीक। फिर वहां से मेरे आगाज हुआ क्रिकेट का। फिर मजीद भाई की डेथ हो गई, तो फिर मलिर जिमखाना के साथ ही मुंसलिक रहा। सही वहीं से फिर सही। मैं सारी क्रिकेट, क्लब क्रिकेट मेनली सीखा वहीं से सारा, क्योंकि आपके उस वक्त अकेडमीज होती नहीं थी। आपके उस्ताद जो होते थे, आपके जो साथ सीनियर प्लेयर जो फर्स्ट क्लास खेल रहे थे, तारिक आलम साहब से हमने स्पिन पे खेलना सीखा। सईद अनवर हमारे साथ के ही थे। वहीद मिर्जा से कप्तानी सीखी, किस तरह से आपको चेंज करना पड़ता है। टफ टाइम था, घर वाले इजाजत नहीं देते थे खेलने के लिए, लेकिन फिर भी उस जमाने में क्लब क्रिकेट इतनी थी कि आपको कहीं ना कहीं मैचेस मिल जाया करते थे। ये अक्सर बात तो होती है, वैसे काफी मैंने सुना है कि क्लब क्रिकेट जो पुराने जमाने में होती थी वो बहुत ही तगड़ी होती थी। बहुत तगड़ी होती थी, बहुत। हमारा एक फाइनल हुआ नॉर्दर्न जिमखाना से, नदीम खान उस टीम में थे, समीउल हसन बर्नी जो अभी डायरेक्टर मीडिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, वो उस क्लब में खेलते थे। तकरीबन 10-15 thousand यूथ सेंटर ए ग्राउंड पे लोग थे। लास्ट सुपर कप का फाइनल जो हुआ उसमें हम लोग खेल रहे थे, तो बड़े लोग होते थे। फिर हमसे पहले अगर हुमायूं सोमवार का नाम सुना होगा आपने, जो कि ईदगाह सीमेंट पे हुआ करता था, पूरा स्टेडियम के ग्राउंड से भरे हुए होते थे। सही तो सही। वो क्लब क्रिकेट आज भी अगर लोग बोले क्या चूज करेंगे आप ना, टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट या क्लब क्रिकेट कराची की, तो मैं क्लब क्रिकेट को हाथ लगाऊंगा। अच्छा अच्छा।
चले राशिद भाई, कुछ इस तरह बताए कि जब आप बड़े हो रहे थे और आपने अभी जिस तरह आपने बताया क्रिकेट आपने वहां शुरू की क्लब क्रिकेट में, तो कौन से ऐसे क्रिकेटर्स थे उस वक्त में पाकिस्तान के और दुनिया के जो आपके फेवरेट थे बचपन के अंदर, और किसने आपको इंस्पायर किया कि यार मैं भी खेलता हूँ? बहुत सारे होते हैं। एक एज होता है ना, पहले तो घर से ही होता है। देखिए आपका जो आइडियल होता है ना, आपके फादर होते हैं, आपके वालिद होते हैं, आप उनको देख के फिर इलाके में निकलते हैं, मोहल्ले में जाते हैं, घूमते हैं, फिर आप वहां पे कोई आप आइडियलाइज करते हैं किसी को, यार ये अच्छा प्लेयर है, अच्छा इंसान है, उनके साथ आप बैठना उठना बैठना शुरू करते हैं, वो एक लेके चलते हैं। क्रिकेटर्स के जावेद मियांदाद ऐसा नाम था उस जमाने में कि बहुत बड़ा नाम, उसको हर कोई कॉपी करने की उनको कोशिश करता था। माजिद खान को मैं बहुत ज्यादा चाहता था उस वक्त, उस जमाने में। वसीम हसन राजा, वसीम बारी, ये वो नाम थे। फिर इमरान खान, आपको पता ही है, हम बॉलर नहीं थे इसलिए हमारा झुकाव था ना वो वसीम बारी साहब की तरफ चला गया, या माजिद खान साहब या जावेद मियांदाद, इनकी तरफ ज्यादा झुकाव हो गया। फिर विव रिचर्ड्स, दुनिया भर के मशहूर। डीन जॉन्स आए 84-85 में, बैक टू बैक सेंचुरीज में वर्ल्ड कप में किए, वो एक अच्छा लगा। फिर जेफरी डुजॉन विकेट कीपर, विव रिचर्ड्स, ये ऐसे प्लेयर थे। फिर सुनील गावस्कर को देखा करते थे, एलन बॉर्डर, रिचर्ड हैडली, कपिल देव, यू नेम इट। तो बड़े ग्रेट प्लेयर पैदा हुए पाकिस्तान ने किए। फिर वसीम अकरम को हमने आते हुए देखा, वसीम अकरम आए छा गए। फिर वकार यूनुस को हमने देखा, मुश्ताक, कादिर भाई, तौसीफ भाई, इकबाल कासिम, टीवी पे देख देख के। तो ये हमारे हीरोज रहे हैं। मुश्ताक मोहम्मद हो गए, हनीफ अंकल हो गए, शोएब मोहम्मद हो गए, बहुत प्लेयर थे, बहुत। किसी का नाम मिस भी हो जाएगा। मलिक साहब थे, सलीम मलिक साहब थे। फिर मैं सलीम यूसुफ साहब को बहुत फॉलो किया, और उनका फॉलो करना ये था कि मैं पाकिस्तान कस्टम में, पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज के बाद में चले पाकिस्तान कस्टम से खेल रहा था। ये 89-90 का टूर कर रहे थे शायद ऑस्ट्रेलिया का। जलालुद्दीन हमारे कैप्टन थे। तो कीपिंग ग्लव्स चाहिए था मुझे, कोकोबुरा के, जो आजकल बड़े इन चल रहे हैं। उस जमाने में बड़े नायाब हुआ करते थे, बड़े वाले ब्लैक वाले, आपने देखा होगा, मैं पहनता था। जी जी। तो वो वहां से पता नहीं 2-3-4 जोड़ियां वो लेके आए थे ऑस्ट्रेलिया से, तो मुझे दी थी वो। फिर मैं 6-7 साल मैंने चलाई, वो खेला मैं उनसे। और सलीम यूसुफ साहब हमेशा बड़ा प्यार किया उन्होंने बहुत ही प्यार दिया। इंसान एज ए क्रिकेटर, एज ए ह्यूमन, बहुत जबरदस्त नफीस इंसान। तो उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। फिर बासित था जो मिला हमें, बासित सईद अनवर साहब के थे, इंजमाम, वकार, आकिब, मुशी, आसिम मुश्तबा। राशिद भाई, आपने भी जिक्र किया था कि विकेट कीपिंग, आप ऐसे ही मैच खेलने गए और आपने वहां शलवार कमीज में विकेट कीपिंग कर ली। तो क्या यही आपकी विकेट कीपिंग जर्नी का आगाज था, या किस किस चीज ने आपको इंस्पायर किया कि मैं विकेट कीपिंग को एज अ प्रोफेशन जो है, उस चीज की इंस्पिरेशन कहां से आई? और आपने मेंशन किया सलीम यूसुफ, जेफरी डुजॉन, तो ये क्या वो विकेट कीपर्स थे उस दौर के जिनको आप लुक अप टू करते थे, या कोई और भी थे? देखिए विकेट कीपिंग जो शलवार कमीज की, तो बोलता है कि जस्ट हैपेंड, एक हो गया वाकया। वरना मैं घर पे, अब उस जमाने में टेप बॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट बहुत थी, रात की क्रिकेट 8-8 ओवर की गलियों में, तो मैं बहुत शौक से खेला करता था, लेकिन कीपिंग ही करता था। अच्छा। और वो फिंगर बॉलर होते थे ना, उनको फिर मैं रात में कीपिंग किया करता था, दिन में टेप बॉल से खेला करते थे। ठीक। तो ये एक, ये नहीं था कि उस मैच में मैं चला गया था सिर्फ कीपिंग की, लेकिन वो एक रूटीन थी, लेकिन वो ऐसे मैच देखने गया हुआ था। सही। तो उसके अलावा एलन नॉट को कीपिंग करते हुए देखा, वो अच्छे लगे। सैयद मुश्तबा हुसैन किरमानी, अच्छा फुटवर्क था उस जमाने के कीपर ना, बहुत ही अच्छे थे। ग्लव वर्क उनका, टेलर बहुत अच्छा था, किरमानी अच्छे थे, स्मिथ न्यूजीलैंड वाले वो अच्छे थे, बारी भाई थे, मरे थे, एलन नॉट, सारे। ये हो गए अपना। अगर मैं कोई एक आपको नाम लेना पड़े कि ये एक ऐसा विकेट कीपर था, जेफरी डुजॉन। जेफरी डुजॉन की मैंने वैसे कुछ हाइलाइट्स देखी और वो स्ट्रोक मेकर भी बहुत ही जबरदस्त किस्म के थे। गुड प्लेयर थे, वेरी गुड प्लेयर। चले राशिद भाई, थोड़ा आगे चलते हैं। पहला जो आपका पाकिस्तान का टूर था वो 1992 में आया, वर्ल्ड कप के बाद इंग्लैंड का। और इवन दो आपने 92 में अपना डेब्यू कर लिया 5वें टेस्ट में, आप 86-87 से फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो खेल रहे थे। तो अपनी उस जर्नी के बारे में व्यूअर्स को कुछ और हमें कुछ बताएं कि किस तरह के चैलेंजेस आए और किस तरह आपका वो जो रोड मैप था फर्स्ट क्लास से लेकर पाकिस्तान टीम
टीम तक, उसमें थोड़ी रोशनी डालें और बताएं कि लाइक कितनी आपको मेहनत करनी पड़ी और क्या आपकी जर्नी थी, और जो यंग क्रिकेटर शायद हमारे देख रहे हो वो भी कुछ इंस्पिरेशन ले सकें इससे। देखिए, जर्नी या स्ट्रगल, ये आज नए नए वर्ड आ गए हैं, ये ना, ये शौक होता है हमारा। जैसे आपका शौक, यहाँ पे अभी काम कर रहे हैं आप, मेरा शौक था क्रिकेट खेलने। जैसे आजकल बच्चे आप देखो वीडियो गेम खेल रहे होते हैं, या कोई ना कोई ऐप यूज कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं। तो वो हम उस जमाने के लोग जो हमारे साथ के थे वो क्रिकेट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस थे, कुछ हॉकी की तरफ थे, लेकिन क्रिकेट मेनली आप देखें बहुत तेजी से शौक पैदा हुआ पाकिस्तानी अवाम में। लेट 70s और अर्ली 80s, फिर उसके बाद मिड 80s और 90s में अगर देखें, ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई, स्टार बहुत ज़्यादा बने उसके अंदर। तो यही वजह थी कि हम लोग भी क्रिकेट के साथ बहुत ज़्यादा मुंसलिक हो गए। तो जर्नी आप कह सकते हैं, शौक हमें यहाँ तक लेके आ गया। मेरा शौक ही मेरा पेशा बन गया, ये आप कह सकते हैं। और मुश्किलात आई, और मुश्किलात तो हर जगह आती हैं, अप एंड डाउन होते हैं, उसको आपको लेके चलना होता है। वो आपका एक्सपीरियंस होता है, वो आप सीखते हैं उससे। घर वालों की, फादर की तरफ से बिल्कुल परमिशन नहीं थी। और एक मैच में खेला था मलिर कंपेनियन एयरपोर्ट के साथ ही था, उसमें मैं 100 कर लिए थे, तो वो 15 ओवर पे वाटर होता था, तो नजर आ गया, लेने आ गए वो मुझे ना। तो मैं उस जमाने में झाड़ियां होती थी, अच्छा, तो मैं निकल गया था वहां। फिर उसके अगले 1-2 दिन बाद ना उसकी हेडलाइन आई थी कि मेरी सेंचुरी की लतीफ ने। रश नहीं आया था, वो डॉन में थी या नेशन में थी कहीं पे ना, वो उनको मिल गई थी कहीं पे ना। फिर उन्होंने कहा चलो खेलते हैं। फिर मैं एनईडी में एडमिशन हो गया, फिर अलाउ कर दिया। लेकिन इतना आसान नहीं था। लेकिन चंद लोग थे, छोटे इलाके होते थे, चंद लोग खेलते थे। 4 हम भाई थे, 2 और दोस्त थे, रब्बानी और नईम, फिर एक वकार, एक तनवीर, 8 लोग थे हम उस इलाके में। और हम फुटबॉल भी हम साथ खेलते थे, क्रिकेट भी हम साथ खेलते थे, हॉकी भी हम साथ खेलते थे। वो जो टाइम है ना, वो बहुत बेहतरीन लाइफ का टाइम था, वो वापस नहीं आ सकता। हर कोई चला गया। मैं इस्लामाबाद में हूँ, एक भाई कराची में, एक ओमान में, एक शेफील्ड में, अच्छा, तनवीर अमेरिका में, वक्कार कनाडा में, रब्बानी इंग्लैंड न्यूकासल में, और एक और नईम साहब है कराची। ये 8 लोग हम होते थे। अच्छा, जो कि 5 साल तक हम, क्योंकि वहां पे आबादी बहुत कम थी एयरपोर्ट के पास, मोइनाबाद मॉडल कॉलोनी में, तो वो टाइम नहीं आ सकता वापस। फिर उसके बाद और लोग मिलते चले गए, लेकिन ये 8 लोग थे ना हम लोग, ये हमारे क्रिकेट का आगाज था उस जगह पे। उसमें से कुछ हॉकी प्लेयर भी बनने की कोशिश की, लेकिन हालात ने इजाजत नहीं दी। सही। इन लोगों की सपोर्ट से मुझे पुश मिला कि यार मैं खेल सकता हूँ। ऑब्वियसली वो फैमिली की तरफ से आपको शायद उस तरह का वो सपोर्ट मिला। भी मैं था। मलिक जमाना में खेला, फिर वहां से कराची अंडर-19, सईद अनवर कैप्टन थे, बासित थे, नदीम खान थे, इनके साथ खेला। फिर अच्छा रहा मेरा। फिर उसके बाद मैं पाकिस्तान यूनिवर्सिटी से खेला, वो भी अच्छा गया। फिर मैं पाकिस्तान कस्टम्स आया, ग्रेड 2 दोनों जगह खेला। फिर यूबीएल में आ गया, ये मेरा टर्निंग पॉइंट था, यूबीएल, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। ठीक। तो राशिद भाई, चले फास्ट फॉरवर्ड करते हैं अब 1992 में। आपका टीम में नाम आया, इंग्लैंड जा रही थी, पाकिस्तान इस वक्त वर्ल्ड चैंपियन थी। तो सबसे पहले तो आप उन इमोशंस के बारे में बताएं जो आपको फील हुए जब आपका नाम आया। और फिर 5वां टेस्ट सीरीज 1-1 टाइड, और पाकिस्तान वो टेस्ट मैच 10 विकेटों से जीता। आपका डेब्यू मैच था वो, और उसके अंदर आपने 50 भी मारी, और 2-1 से पाकिस्तान ने विक्ट्री हासिल की, एक हिस्टोरिक विक्ट्री इंग्लिश सॉइल के ऊपर। तो उस मैच के भी जो थ्रू आप इमोशंस के थ्रू गए थे मैच के दौरान, उनके बारे में भी बताएं, और जब आपको कॉल अप आया टीम में, उन इमोशंस के बारे में भी जरा हमें बताएं। देखिए, जब ये यूनाइटेड बैंक में आया ना, तो टफ था मेरे लिए, बहुत टफ था, क्योंकि मैं बहुत पाएगा विकेट कीपर तो नहीं था ना, बस करता था कीपिंग, बैटिंग में ओपर करता था, बैटिंग में अच्छी कर लेता था। जो मेरा रिकॉर्ड है इंटरनेशनल में, ऐसी बैटिंग नहीं करता था मैं, बहुत अच्छी बैटिंग करता था। इसलिए क्लब में या फर्स्ट क्लास में ठीक थी परफॉर्मेंस मेरी। और यहीं से यूपीएल में जब मैं आया, तो पहला ही सीजन यही था कि कीपिंग को बेहतर बनाना है। बीच में तबीयत खराब हो गई, बीच में इकबाल इमाम जो कोच है यहाँ पे आजकल, तो उन्होंने मुझे कीपिंग की प्रैक्टिस कराई, बहुत कराई, घंटों कराते थे, और बहुत ही की। मैंने अपने अलावा किसी को भी वो प्रैक्टिस करते हुए नहीं देखा, पाकिस्तान में ना पाकिस्तान के बाहर।
एक कैच के लिए जो फर्स्ट स्लिप में पकड़ना है, हमें 100 कैच एक हाथ से पकड़ने पड़ते थे, राइट एंड लेफ्ट। शोल्डर चले जाते थे, आपकी नेक में दर्द होता था, आपकी नी एंकल जो भी जॉइंट है ना बहुत बहुत खराब हो जाते थे। और ड्यूरिंग द मैच अगर खेल रहे हैं शाम को आपको प्रैक्टिस करनी है, तो वो प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा। तो उसका हुआ फिर एक मैच में तनवीर मेहदी एक टूर किया था इंग्लैंड के, उनकी और एक अमानुल्लाह हमारे यूबीएल के फास्ट बॉलर थे, उन पे बड़े अच्छे कैचेस मैंने गुजरांवाला में किए। तो वो मुझे बूस्ट था मेरा कि मैं फर्स्ट स्लिप में एयर में कैच पकड़ सकता हूँ। तो वो सीजन खत्म हुआ, मैंने 47 शायद फिनिश किया, 48 मैंने कैचेस थे मेरे, जो कि किसी भी नए विकेट के कीपर के लिए एक रिकॉर्ड था पाकिस्तान का पहले सीजन में। तो वो मोस्टली जो 25 कैचेस थे ना वो फर्स्ट स्लिप में ही थे, लेफ्ट हो या राइट हो। तो उसमें सिलेक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ी फिर ना। फिर वो जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स थे उन्होंने मेरा मेरा प्रचार शुरू कर दिया, अरे कीपर आया है कराची से, मलीर से आया हुआ है। अच्छा। तो वो चीज फिर उसके बाद विल्स कप हुआ, तो वकार उस सीजन में सरे से 113 आउट करके आ रहा था। तो वकार का जो प्राइम था वो था वो, तो उस वक्त तो दहशत तो अभी भी है, लेकिन वो दहशत थी ना हमने देखी। वो यूबीएल में था, आके विल्स कप पे खेला, उसके बाद हम पेंटोकुलर में पहुंच गए। वहां पे हमारा ZTPL से एक मैच था, ADBP से मैच था LCCA पे, जहाँ पे लो बाउंस होता था। वो 91 होगा सीजन इंग्लैंड जाने से पहले। तो उसमें मैं 6 कैच किए थे, जिसमें 4 फर्स्ट स्लिप में थे, लो बाउंस पे थे। तो वकार यूनुस उस वक्त जो बोलता था ना होता था। तो उसने उसी वक्त बोल दिया था कि यार के ना इंग्लैंड जाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए। फिर अगला मैच हबीब बैंक से कद्दाफी में हुआ, 50 किए मैंने। जावेद भाई को भी कैच किया मैंने, एजाज अहमद, मोइनुल अतीक, सलीम मलिक, चारों को मैंने मसूद अनवर की बॉल पे किया और सलीम जाफर की। तो जावेद भाई ने वहां पे बैटिंग में 50 की और कीपिंग में 4 आउट किए। तो वहां डिसाइड था कि टीम जाने वाली है इंग्लैंड। फिर एक सिटी ओलंपिक हुआ था, हम खेल ही रहे थे कराची में, उस दिन टीम अनाउंस हुई थी। मैं, आसिफ मुश्तबा, गुलाम अली, जफर इकबाल और हसन अस्करी और भी कुछ इंटरनेशनल प्लेयर हम खेल रहे थे वहां पे। इस्लामिया साइंस या आर्ट से मैच हो रहा था, तो वहां टीम अनाउंस हुई थी, मिर्जा इकबाल बेग ने की थी। उस वक्त इकबाल भाई को भी कोई इतना ज्यादा लोग जानते नहीं थे, वो भी स्पोर्ट राउंड अप एक नकी साहब का किया करते थे ना। तो वहां अनाउंस हुआ, मेरा और आसिफ मुश्तबा का नाम हुआ था ना। अच्छा। कोई ट्रायल नहीं हुई, कोई कैंप नहीं हुआ, डायरेक्ट टीम किया था। इतना लंबा डंडा किसी का भी नहीं लगा जितना मेरा लगा था, थैंक्स टू वकार यूनुस, जावेद मियां था, जिन्होंने देख लिया था और उन्हें बोल दिया था कि यार इसको इंग्लैंड लेके जाना। मोइन खान वर्ल्ड कप चैंपियन की टीम का क्रिकेट कीपर थे, और मुझसे जो सेकंड कीपर जाना था ना वो आमिर मलिक साहब को जाना था। अच्छा। और आमिर मलिक साहब वो नहीं जा सके, तो फिर मैं गया था एज ए सेकंड विकेट कीपर। फिर आपने देखा होगा लास्ट टेस्ट मैच खेला, लास्ट टेस्ट मैच 50-50 किया अपने डेब्यू पे, और बहुत ही अच्छा मैच पाकिस्तान 10 विकेटों से जीता, अभी इंग्लैंड को फाइनल में हराया था। और फिर टेस्ट सीरीज इंग्लैंड में जीतना, आपको पता है कितनी बड़ी बात होती है, स्पेशली एक एशियन साइड के लिए। तो वो आखिरी टेस्ट मैच तक गई। मुझे कीपिंग वो बैटिंग का इतना इशू नहीं था, मुझे कीपिंग का इशू था, क्योंकि सारी नजरें एक मिस्टेक को सब देख रहे होते हैं। बैटिंग में तो एक स्लिप मारी, आउट होके आ गए। कीपिंग की मिस्टेक्स ना पूरे दिन की 2 मिस्टेक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये मेरा अपना फॉर्मूला है। जहां तीसरी हुई ना विद इन 1 आवर 2 आवर 3 आवर्स के अंदर, तो लोग बोलेंगे यार परफेक्शन नहीं आ रही। लोग जो मैच देखने आते हैं या देख रहे हैं परफेक्शन मांगते हैं। आप वहां पे बेसबॉल देखते होंगे, बास्केटबॉल देखते होंगे, हम यहाँ पे क्रिकेट और फुटबॉल ही देखता हूँ अभी तक राशिद भाई। मैं भी फुटबॉल देखते हैं ना, उसमें परफेक्शन होती है। हमें किक मारी, उसके पांव पे बॉल गए, अगर उसे लग के कहीं और चली गई ना तो मजा नहीं आता देखने वाले को। हमें आदत हो गई परफेक्शन के लिए। तो कीपिंग भी है, परफेक्शन होनी चाहिए। जहां थोड़ा सा फंबल होगा वहां देखने वाला बोलेगा यार मजा नहीं आया, तो उसको मद्देनजर उसी वक्त कर लिया था यार, क्या पकड़ू ना पकड़ू, छूटना नहीं चाहिए। तो इसलिए शायद मेरा रेशियो ना कैच छोड़ने का कम था। है ऐसा नहीं है अभी पुराने टेप में पढ़े मैं देखता हूँ, लेकिन ये कि उसमें थे, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थे। तो वो मुश्ताक भी बॉलिंग कर रहे थे, वकार, वसीम और एक और आकिब था शायद, उसमें याद नहीं आ रहा मुझे, आकिब जावेद था शायद तीसरा बॉलर शायद।
तो वो टेस्ट मैच इतने बड़े ग्रेड्स में आपका पहला टेस्ट मैच जब खेल रहे हो, आपकी टीम इतनी बड़ी हो, सलीम मलिक जैसे प्लेयर हो, जावेद मियांदाद, आमिर सोहेल, रमीज राजा, इंजमाम शायद ड्रॉप हुए थे उसमें पांचवें में। अच्छा। शोएब मोहम्मद खेले थे, याद आया मुझे। तो जब ग्रेट खेल रहे हो, आसिफ मुश्तबा भी थे। तो टूर लंबा था, 4.5 माह का टूर था, चौथा माह था कि जहाँ पे मैच खेला। तो कॉम्बिनेशन मेरा बन चुका था, एडजस्ट हो चुका था। अगर जाते ही टेस्ट मैच खेल जाता शायद मैं परफॉर्म नहीं करता। अच्छा। और अच्छा वो ये हुआ कि पब्लिक ने और टीम मैच जितने थे, मोइन था हमारे साथ, लाइक किया इन्होंने, और बड़े अरसे हमारे साथ रहा, चलता रहा। लड़ाई झगड़े भी होते रहे लेकिन ये कि अच्छा रहा, जितने भी प्लेयर्स हमारे पास में रहे हैं, अच्छी यारी दोस्ती रही हमारी, अच्छा टाइम गुजरा। इस मैच के अंदर आपने 50 भी की, कुछ 3-4 कैच भी पकड़े, और फिर हम लोग 2-1 से सीरीज जीत भी गए, वो भी 10 विकेटों के साथ कन्विंसिंगली जीते। तो इसके आफ्टर मैच में आपकी क्या फीलिंग्स थी, क्या इमोशंस थे आपके? रात में फिर हम लोग हाइड पार्क गए थे, वहां पे ना हाइड पार्क गए थे, और वहाँ पूरी पूरी टीम, आधी टीम थी। एक तो वो टूर भी बहुत लंबा था, हम लोग 18-20 तो ट्रेवल कर रहे थे। गए थे वका, सो ये सारे जितने भी ग्रेड थे हमारे, हम लोग गए थे हाइड पार्क रात में। पुलिस वाले भी जश्न मना रहे थे हमारे साथ ही, वहीं के जो थे ना लोकल पुलिस। तो वो अच्छा, मतलब कि टूर बहुत अच्छा था, सक्सेसफुल। हम लोग सिर्फ टेस्ट सीरीज नहीं जीते, हम लोग वहां पे एक जैकपॉट था 70,000 पाउंड का था, जिसमें 13 फर्स्ट क्लास मैचेस जीतने थे, 11 जीतने थे या 13 जीतने थे। 2 मैच ज्यादा थे उस पे, वो जीते थे हम लोग सारे। इसीलिए वो चाहते थे कि वसीम वकार सारे मैच खेलें, क्या जीतते चले जाएं। तो जीते हम लोग, 70,000 पाउंड मिले। उस जमाने में 70,000 पाउंड बहुत थे। और क्योंकि वर्ल्ड कप की जो प्राइस मनी थी ना 92 की, वो $50,000 थी। और ये 70,000 उस जमाने में ये ह्यूज अमाउंट थी एक क्रिकेट गेम की, जो कि ग्रोथ बाहर आता, क्योंकि टीवी राइट्स इतने ज्यादा नहीं होते थे, स्पॉन्सरशिप इतनी ज्यादा नहीं होती थी, बैटिंग इतनी ज्यादा नहीं होती थी। तो इसलिए पॉपुलर गेम तो था, लेकिन पैसा नहीं था इसमें इतना ज्यादा। बाद में तो बहुत आ गया। ठीक ठीक। चलें, जो नेक्स्ट मेरे कुछ सवाल हैं, मैंने कुछ मजेदार से सवाल रखे हुए व्यूअर्स के लिए राशिद भाई। तो तकरीबन लगभग आपने 11 साल नुमाइंदगी की पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो इस दौर में आप क्या कहेंगे, आपके सबसे बेस्ट फ्रेंड्स कौन थे टीम में, अगर आपने कोई तीन नाम लेने हो? कोई 3 नहीं, बहुत सारे मेरे तो। देखिए मेरे तो एक केमिस्ट्री मिली, वो बासित के साथ मिली। सईद अनवर तो मेरे साथ बचपन के साथ था, क्योंकि वो क्लास फेलो मेरे भाई के साथ पढ़ता हुआ है, एक ही इलाका था हमारा, ठीक है ना। फिर इंजमाम के साथ मेरा यूबीएल में भी रूममेट रहा, फिर पाकिस्तान टीम में भी रूममेट रहा, काफी अच्छा रहा इंजमाम के साथ। मुश्ताक के साथ बड़ा अच्छा रहा, वकार, फिर आकिब के साथ, आमिर सोहेल, आसिफ मुश्तबा, ये हमारा बड़ा टाइम गुजरा है। कोई एक के साथ खेले तो बासित के साथ लंबा टाइम गुजरा, सईद अनवर और बासित हमारे ना, लेकिन सबके साथ मेरा अच्छा एक रिश्ता रहा। फिर यंगस्टर आ गए, अदर महमूद आज तक हमारा वही। फिर मोहम्मद हुसैन आ गया, और मोहम्मद अकरम आ गए, मोहम्मद वसीम आ गए, ये यंग प्लेयर आ गए। फिर यूनुस खान आ गए, यूनुस खान के साथ तो आज भी वैसे ही है। मोहम्मद यूसुफ थे, शोएब मलिक थे, बहुत सारे प्लेयर आते जाते रहे। फिर खालिद लतीफ आए, उनको बहुत ज्यादा वो लेके गए हम। खुर्रम मंजूर, फिर फवाद आलम, ये घर की बात थी। फवाद आलम, खालिद लतीफ, खुर्रम मंजूर, ये घर वाली बात थी ना। बच्चे, तो आपने तारिक आलम के साथ भी इतना वक्त गुजारा, फवाद आलम के साथ बहुत सारे लोग थे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन राशिद भाई, कौन से ऐसे कोच और कप्तान थे जिनकी क़यादत के अंदर आपने खेलना सबसे ज्यादा पसंद किया, सबसे ज्यादा एंजॉय किया आपने? यार सलीम मलिक, मैं मानता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट का वर्ड नहीं, क्रिकेट का बहुत पता था उनको। मलिक साहब की रेशियो आप उठा के देखें, टेस्ट मैचेस की, वनडे की भी होगी, बहुत ही जबरदस्त कैप्टन थे। जावेद मियांदाद क्रिकेट के शुरू थे, वो गेम को चेंज करते थे। वसीम अकरम डेवलपमेंट में बहुत थे, कि बहुत प्लेयर डेवलप करके दिए पाकिस्तान को। मोइन खान लिमिटेड थे लेकिन गुड कैप्टन थे। फिर उसके बाद यूनुस खान को मैं देखूं, मैं हमारे बाद, वो गुड कैप्टन थे। मलिक अच्छा कैप्टन थे, सरफराज बहुत अच्छा कैप्टन थे, कामयाब तरीन कैप्टन मिसबाह गुजरे। लेकिन मैं जिनके अंडर में खेला हूँ, वो जावेद भाई, सलीम मलिक, वसीम अकरम, इनको हाईली रेट करता हूँ। सही सही। और कोच? या
रिचर्ड पाइबस एक गुड ऑर्गेनाइजर था, रिचर्ड पाइबस। अब फिर हम देखते हैं मिकी आर्थर के साथ अभी कराची किंग में मैंने काम किया है, अच्छे ऑर्गेनाइजर थे। कोच लोकल पाकिस्तानी में जावेद भाई नेकेड आई से अच्छे कोचेस, टूल्स इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन अच्छे कोचेस में आपको कह सकते हैं। हमें कोई ऐसा, मैं उनके अंडर बॉब वुलमर के अंडर खेला नहीं, लेकिन वो बहुत पाए के कोच थे, जबरदस्त किस्म के थे। और अब मॉडर्न डे में तो अब टोटली चेंज हो गई कोचिंग। तो बदकिस्मती से हमारे यहाँ ना वही हम लोग पुराने अंदाज में कोचिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके अंदर पाकिस्तान में सक्सेसफुल कोचेज में मुश्ताक मोहम्मद का नाम भी आता है, वो अच्छे थे। मैं उनके अंडर नहीं खेला, लेकिन देखा है। वर्ल्ड कप 99 में वो थे, फिर कार्टर यूनाइटेड में वो थे, इंतखाब आलम 2009 में भी थे, 92 में भी थे। जितना अलग होता है, डेवलपमेंट अलग चीज होती है, कोचिंग जानना अलग चीज होती है। लेकिन इसमें भी जावेद भाई को मैं हाईली रेट करता हूँ। क्रिकेट की नो हाउ जिसको बंदे को है पाकिस्तान में या वर्ल्ड में, वो जावेद मियांदाद है। उसके ऊपर बुक बनती है, जो हमें कोचिंग मैनुअल में सिखाया गया वो जावेद मियांदाद प्रैक्टिस किया करते थे, वो ही अडॉप्ट किया इन लोगों ने। तो दुनिया के आप किसी भी लेजेंड से बात कर लें तो वो जरूर जावेद मियांदाद का नाम लेंगे। और स्ट्रीट स्मार्ट का लफ्ज बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं ना, क्योंकि वो बहुत तेज थे, थिंकिंग ऑन देयर फीट और वो सारा कुछ। आपने बल्कि रिसेंटली ट्विटर पे एक तस्वीर लगाई हुई थी जावेद भाई के साथ हैप्पी टीचर्स डे की। दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन राशिद भाई, के आपने जो 11 साल पाकिस्तान के लिए खेला, तो कौन से ऐसे प्लेयर्स थे, ऑफ कोर्स जावेद भाई एक हो गए, मगर और कौन से ऐसे प्लेयर्स थे जिनसे आपने सबसे ज्यादा सीखा? यार कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि बगैर बोले सिखाते हुए चल रहे होते हैं। मेरी कोशिश होती थी कि मैं ना वसीम अकरम और वकार यूनुस के बीच में सामान लेके बैठूं, ऐसे ही। तो एक्सप्रेशन, उनका फेस रीडिंग वो देखना पड़ता था कि मैच अप एंड डाउन हो रहा है तो वो क्या बिहेव करते हैं। तो वो चीज बहुत लर्न की, स्पेशली वसीम अकरम। अंडर प्रेशर ना उसका बिहेवियर चेंज होता था। अगर साथ बैठे हुए ना, नेगेटिविटी नहीं थी, पॉजिटिव, यार जीत सकते हैं, ये करना है, मुझे देखा यार तू ये कर देना, यार अंदर जाके ऐसे खेलना, जाके ना वो एक गाइडलाइन मिल जाती है। तो आपके इन्वायरमेंट से आप सीखते हो। वो इन्वायरमेंट जो देखे गए, इमरान खान, जावेद मियांदाद देखे गए, वो काफी अरसे चली है वो, क्योंकि ट्रांसफर हो रही थी चीजें। तो वसीम, वकार दो ऐसे प्लेयर थे। फिर मुशीब बहुत पॉजिटिव था, नमाम था, इन्वायरमेंट था हमारा। मुझे यही लगता है कि हमें जो सीखे, हम अपने इन्वायरमेंट से सीखे। कोचिंग या आप कह सकते हो कि हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, शॉट मारना आप सीख सकते हो, लेकिन टीम को किस तरह से लेके चलना है अंडर प्रेशर, चीज हमेशा अंडर प्रेशर टीम का मालूम चलता है, दबाव में जब टीम होती है। तो ये जो प्लेयर्स जो नाम रहे, ये टफ कंडीशन में, उसमें रजा को या अदर महमूद हो, दोनों में से एक को खेलना होता था। दोनों मैच विनर थे, मैं हूं या मोइन हो, दोनों में से एक को, सकलैन या मुश्ताक, दोनों में से एक को, आमिर सुहेल हो या सईद अनवर या रमीज आजा, बासित अली, एजाज अहमद, सलीम मलिक, इंदमाम, आसिफ मुस्तफा, आमिर मलिक, ये वो प्लेयर थे, मैच विनर थे। ये एनवायरनमेंट का था ना सारा, एक आपको माहौल कैसा मिला हुआ है, जीत ज्यादातर थी, इसमें हारते भी थे। तो वो दौर था 1985 से लेकर 96 तक, ये टेस्ट मैच में आपका गोल्डन एरा कहलाएगा, गोल्डन एरा। उसके बाद डाउन हुए, हमारे फास्ट बॉलर डाउन हुए। फिर शोएब अख्तर आए, उनका नाम मैं लेना भूल गया था। शोएब अख्तर से वो वाहिद हैं जो अभी तक, मैं जाहिर सी बात है 5 साल से इस्लामाबाद में, 4 साल से, तो शोएब के साथ बहुत टच में हूँ मैं। मतलब कल क्लिप भी जो चली है शोएब अख्तर के साथ, उनसे भी बहुत चीजें सीखी हैं कि यार उनको डॉक्टर ने मना किया नहीं खेलना, या उनकी बॉडी इजाजत नहीं देती, लेकिन फास्टेस्ट बॉलर यार, इस प्लेनेट का फास्टेस्ट बॉलर है। तो और उनकी तो कंडीशन भी थी हाइपर एक्सटेंशन वाली और नीज वाली, नो डाउट। वो भी टफ ना, हर एक को पंगे लेके खेलते हैं सब, बहुत ही टफ आप कह सकते हैं कि इंसान चले खेलते हर एक से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ा आपने पहले भी बोला था, मगर चले थोड़ी ज्यादा तफसील में बात कर लेते हैं कि थ्रू आउट योर करियर आपकी बहुत हेल्दी कंपेटिटिव राइवलरी थी मोइन खान के साथ, और एक नहीं ऑब्वियसली खेलना था पाकिस्तान के लिए तो क्रिकेट टीम में, और आप दोनों काफी
एक दूसरे के दौर में काफी खेलते रहे हैं, एक सीरीज में एक तो दूसरी सीरीज में एक, तो उस राइवलरी और कंपटीशन के बारे में कुछ हमें बताएं। राइवलरी थी, ऐसी नहीं थी। हम लोगों ने टूर बहुत ज्यादा साथ किए, बड़े बड़े टूर हमने साथ किए हैं। हम साथ भी खेले हैं, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, हम लोग साथ भी खेले हैं। और मोइन बहुत ही फाइटर और बहुत ही मिलनसार कह सकते हैं, क्योंकि मैं और नदीम साथ थे क्लास फेलो तो नहीं, हम एनआईडी यूनिवर्सिटी में साथ थे, फिर कराची से ब्लूज से हम लोग साथ खेलते हुए हैं, मैं, हारिस खान और ये तारे। तो एक बहुत फैमिली टर्म बहुत ज्यादा थे बचपन से। ये नहीं है कि हम लोग क्रिकेट में आके वो इंटरनेशनल टीम में आए, नहीं, उससे पहले ही जब हम एनआईडी यूनिवर्सिटी में मैं और नदीम पढ़ते थे, जाते थे, मोइन को प्रैक्टिस कराते थे हम लोग, क्योंकि 2 साल छोटा है मुझसे और नदीम से। तो ऐसी राइवलरी बनी नहीं। एक होता है ना कि अलग अलग शहर के हों और अलग अलग सोच के हों, हम लोग की सोच भी एक जैसी थी, रहते भी एक साथ थे, प्रैक्टिस भी एक साथ करते थे। वैसी राइवलरी नहीं बनी जैसी लोगों की नजर आती है, झलकती भी है वो। मेरी मोइन की ऐसी बनी नहीं। नहीं, हम मैं तो वैसी कॉम्पिटिटिव उसकी बात कर रहा था, एक कंपटीशन होता है जिसका एग्जैक्टली, जैसा मोइन खान अगर परफॉर्म करें तो आपको शायद ज्यादा पैशन आता हो कि मैं बेहतर करूं परफॉर्म। देखिए होता क्या था, जब मोइन टीम में आता था तो मैं आराम से 2 साल तो सोच लेता था अब ये बाहर नहीं होगा। और मोस्टली ऐसा ही हुआ कि कोई ना कोई इंसिडेंट ऐसा हो गया कि मोइन बाहर हो गया, या मेरा कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया कि मुझे बाहर कर दिया गया। वैसी परफॉर्मेंस नहीं होती थी कि दोनों ड्रॉप हो जाएं। हम लोग हेल्दी कंपटीशन था, लेकिन ड्रॉप भी रीजन अदर देन क्रिकेट हुई है। अच्छा, तो हेल्दी कंपटीशन था, पाकिस्तान को बहुत फायदा हुआ। मोइन का बेहद आशा वनडे में स्पेशली बहुत अच्छा परफॉर्म किया, टेस्ट मैचेस में भी किया, परफॉर्म किया, उससे पाकिस्तान को बहुत फायदा हुआ है। ठीक। चलिए राशिद भाई, आपने 11 साल के अंदर 3 कौन से ऐसे बॉलर्स थे जो टफेस्ट थे, क्योंकि आप तो बॉलिंग एरा में खेले हुए हैं जब बॉलर्स जो थे अरूज पे थे, और कैसे कैसे नाम थे उस दुनिया में, कोर्टनी वॉल्श, कर्टली एम्ब्रोज, ग्लेन मैग्रा, एलन डोनाल्ड, शॉन पॉलक, शेन वॉर्न, इतने और नाम होंगे, अभी हमारे वसीम वकार को भी गिन ले, मगर कौन से ऐसे 3 बॉलर थे टफेस्ट जो आप कहते थे कि यार इसको तो मैंने नहीं फेस करना? नहीं, फेस तो करना होता है। देखिए मुरलीधरन मुश्किल थे, ठीक हो, उनको जहां भी खेलता था आउट हो जाता था। शेन वॉर्न मुश्किल थे, क्योंकि हम लोग स्पिनर पे बोला जाता था अच्छा खेलते हैं, लेकिन इनको नहीं खेल पाते थे, पता नहीं क्या वजह थी। वनडे वगैरह में हम झेल लेते थे, टेस्ट मैच में इनकी प्लानिंग, इनकी सोच, इनकी अप्रोच, इनका अटैक वो बहुत आगे का होता था। ये हो गया। फिर ग्लेन मैग्रा फास्ट बॉलिंग में वो अमेजिंग था वो। और मुझे कोलंबो में स्लिप लगाई, कैच छूट गया था, तो फ्लैट पिच पे बस गया वो, पता नहीं कहाँ से बॉल सीम पड़ी और स्टक, मार्कवा ने कैच छोड़ दिया। वो विल पे जो बॉलर अपनी विल पे चेंज कर सकता है गेम को, या बॉलिंग अपनी मर्जी से करता हो, वो उसमें जो देखा मैंने, वो मैग्रा, मुरलीधरन, शेन वॉर्न, तीनों पाई के बॉल। और भी एरन डोनाल्ड का नाम लिया, शॉन पॉलक का नाम लिया, अपने स्पॉटिंग बॉल एम्ब्रोज हो गए। जो आपने 3 नाम लिए हैं, मेरे तो ख्याल से इनकी शायद कुल मिलाकर कोई 3000 विकेटें भी होंगी इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो नो डाउट ज्यादा ही शायद हो, क्योंकि मुरली ने तो 800 ली हुई है टेस्ट में, एंड देन 529 आई थिंक वनडे में, तो 1300 तो वहीं पे हो जाती है। चलिए सिमिलर क्वेश्चन राशिद भाई, ऑब्वियसली आप विकेट कीपर थे, तो कौन से ऐसे 3 बॉलर थे जिन पे विकेट कीपिंग आपको बड़ी मुश्किल लगती थी? ऑफ कोर्स आपने लेजेंड्स के साथ खेला हुआ है पाकिस्तान के, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, मुश्ताक अहमद, सुकैन मुश्ताक। सिर्फ एक बॉलर से मुश्किल होती थी, वो था आमिर सोहेल। अच्छा, पार्ट टाइम आमिर सोहेल का ये था ना, जो एक्शन था उनका मुश्किल था, वाइड होके वो एंगल से बॉल फेंकते थे, ठीक, वहीं से सीधी ज्यादा रहती थी, वो जो ब्रेक हो जाती थी ना, मुझे टफ टाइम मिलता था, पता नहीं क्यों। मैं हमेशा यही बोला है, स्टंपिंग 2-3 मेरे टेस्ट मैच हो या वनडे हो छूटे हैं, कभी अंदर से निकल जाए, लेफ्ट हैंड बैटिंग कर रहा हूँ, जिमी एडम्स एक मैच में सैन लुइसिया में बैटिंग कर रहे थे, मारा बीच में से निकल गई, और एक में क्रिस केन्स खेल रहे थे, सीधी बॉल आ रही थी, वो ब्रेक हो गई, पता ही नहीं चला। तो हमें सोच टफ टाइम दिया बहुत ना, टफ टाइम दिया। चले इसी नोट पे बाकी ना कंसंट्रेशन लेवल मेरा बहुत हाई होता था, इनके वसीम भाई हो जाए, विकी, शोएब हो गया, मोहम्मद शमी तगड़ा बॉलर था, किसी देख शोएब नो डाउट इसमें वर्ल्ड का फास्टेस्ट बॉलर, कभी
लगती थी, शोएब की बॉल भी लगती थी, लेकिन शमी की बॉल पता नहीं क्यों आगे जोर से लगती थी, मुझे नहीं समझ में आया आज तक। तो शमी भी ये बड़े, हम इतने लकी हैं कि इतने सारे गुच्छा था फास्ट बॉलरों का। आकिब जावेद सबसे मजा जो आता था आकिब जावेद को आता था, मुलायम आउट स्विंग आता था। यही मैंने आपसे सवाल करना था कि चले टफ का तो आपने बता दिया, मजा सबसे ज्यादा किस पे कीप करने का? सलीम जाफर और ये आकिब जावेद। सलीम जाफर बैंक में थे, यूनाइटेड बैंक में, और हसनैन काजिम एक बॉलर था हमारे यूनाइटेड बैंक में, वो अच्छा था। तनवीर मेहंदी अच्छे थे। अली गौहर हमारे कराची में थे, बहुत अच्छे। बाकर रिजवी था, ये हम लोग खेले हुए साथ, क्लब भी अच्छे थे, ये तगड़े थे। अच्छा राशिद भाई, कौन सी ऐसी कंट्री थी जिसके खिलाफ आपने सबसे ज्यादा एंजॉय किया खेलना? सबके खिलाफ ही लोग, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड अवे, मतलब इंग्लैंड में ही। आपका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है इंग्लैंड अवे में, बाय द वे, टेस्ट क्रिकेट में। तो क्या न्यूजीलैंड ना बहुत अच्छी टीम नहीं थी उस वक्त जब हम खेला करते थे। वेस्ट इंडीज भी मैं उस पाए की टीम नहीं मानता, हालांकि 93 94 में बड़ी टीम थी उनकी, ऐसा नहीं था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी। पाकिस्तान टॉप लेवल 3 में आती थी उस वक्त। वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये टीमें थी। फिर साउथ अफ्रीका आई, उसने थोड़ा सा धमाल मचाया। तो साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया का आप कह सकते हैं 93 94 95 ये तगड़ी टीम थी। ये आप कह सकते हैं। चले, हमने ऑपोजिशन की बात तो कर ली है जिनके खिलाफ आपने एंजॉय किया, मगर कौन सी ऐसी कंट्री थी जिसके अंदर खेलने का आपको सबसे ज्यादा मजा आता था? कौन सी पिचेस ऐसी? न्यूजीलैंड? पिचेस नहीं, न्यूजीलैंड का ऐसा था कि बहुत ही फ्रेंडली क्रिकेट होती थी वहां पे, कंपटीशन पे। टफ ऑस्ट्रेलिया, मैं एक ही मैच खेलता था ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी टेस्ट जीते थे 96 में। बड़ा यादगार टेस्ट है वो तो। उसके बाद हम कोई 15 साल बाद जाकर मेरे ख्याल से इंग्लैंड में जीते थे, जो 87 पे ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट किया। तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ये भी है, ये अच्छे वेन्यूज हैं। ठीक। राशिद भाई, आपके कई स्टेंट्स रहे हैं एज पाकिस्तान कैप्टन, तो उस एक्सपीरियंस का बताएं कि आपने एंजॉय किया, किस किस्म के चैलेंजेस फेस किया आपने, और कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? दोनों दफा टफेस्ट सिचुएशन मिली मुझे। एक 98 में जब माजिद खान साहब लेके आए, जस्टिस कयूम इंक्वायरी चल रही थी, उसमें बड़ा टास्क था मेरे ऊपर। मेरी पता नहीं कौन सी L3 4 5 जो भी है, वो मेरी डैमेज हो गई थी कैच करते हुए। तो वो उसके बाद मैं ड्रॉप हो गया था साउथ अफ्रीकन सीरीज। माजिद खान भी ड्रॉप हो गए थे, खालिद महमूद आ गए थे। तो वो चेंज करने के लिए लाया गया था मुझे, मैं खुद ही फिट नहीं था, ड्रॉप हो गया। फिर 2003 में लाया गया, वो भी टफ था। 9 प्लेयर्स निकाल दिए। सईद अनवर नहीं थे, वकार यूनुस नहीं थे, वसीम अकरम नहीं थे, शाहिद अफरीदी नहीं थे, अजहर महमूद नहीं थे, आमिर सोहेल नहीं थे, पता नहीं कितने प्लेयर सारे ड्रॉप हो गए। आई थिंक ओरिजिनली तो इंजमामुल हक भी ड्रॉप हुए थे, वो बाद में फिर वो मुल्तान टेस्ट में आई थिंक उन्होंने कम बैक किया, ना सब ड्रॉप हो गए। तो वहां पे रज़ाक को लिया था हमने, यूसुफ थे, यूनुस थे, ये थे। बाकी हम नई लौट आ गए थे, उमर गुल, राना नवीजुल हसन, हफीज, सलमान बट बाद में आए। ये लॉट जो आई ना, यासिर हमीद बाद में आए, तो ये मजेदार थी, ये हैंड पिक थी, क्योंकि मैं डोमेस्टिक खेल रहा था। फिर आमिर भाई थे, आमिर सोहेल थे, वो आए एज ए चीफ सेलेक्टर। जावेद मियां, जावेद भाई आए एज ए हेड कोच, हारून भाई एज ए मैनेजर। तो काम किया, थोड़े ऐसे किया। ठीक। तो फिर आप, मुझे याद है शारजाह 10 साल वो टीम के लड़के खेलते रहे। मैं निकल गया था, थोड़े मेरे मिजाज के मुताबिक चीजें नहीं हो रही थी, छोड़ के निकल गया था। तो वो लड़के खेलते रहे, और हफीज तो आज तक खेल रहे हैं, याद होगा। उमर गुल ने भी छोड़ा है, और शोएब मलिक आज तक खेल रहे हैं, शोएब मलिक भी थे उसमें। तो यादें हैं, अच्छी हैं, और बड़ा सपोर्ट किया मिला था मुझे, बाद में भी मिलता रहा। लेकिन ये खुशी है कि इतने सारे प्लेयर एक साथ खेले और बड़ा परफॉर्म किया उन्होंने, बड़ी सपोर्ट मिली मुझे भी। ठीक। तो चले राशिद भाई, इस पे हम आ जाते हैं फिर। टॉप 3 आपके कौन से ऐसे मोमेंट्स है पाकिस्तान जर्सी में जो आपके सबसे ज्यादा यादगार मोमेंट्स हैं? देखिए, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने में सारी चीजें आपके काउंट हो जाती हैं, सारे मैच खेले। लेकिन कराची टेस्ट जहाँ पे नवाब ने 60 रन बनाए थे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 94, उसमें 32-33 मैंने भी किए थे। अच्छा। लेकिन वो नवाब और मुशी ने मैच जिता दिया था। वो अच्छा टेस्ट मैच था। फिर ओल्ड ट्रैफर्ड हम जीते, 2000 में हम जीते, सिडनी जीते हम, डरबन जीते हम,
ये जो अवे टेस्ट विक्ट्रीज हैं ये भी काफी ऑफ कोर्स अहमियत रखती होंगी। हाँ, टेस्ट मैच में जो है ना, और इनमें सबसे अच्छा जो पाया ना एज ए ओवरसीज आउट करने में स्पिनर, मुश्ताक अहमद से अच्छा पाकिस्तान ने राइट आर्म लेग स्पिनर परफॉर्मेंस वाइज, लाइक ऑस्ट्रेलिया में देखा जाए, इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में, मुश्ताक से अच्छी परफॉर्मेंस किसी की भी नहीं है। इतने लंबे करियर में कोई ऐसी कुछ चीजें हैं, कोई रिग्रेट्स हो जो आपको कि अगर मैं वापस जा सकूं तो मैं ये चीज डिफरेंट करूं, कोई ऐसी कोई रिग्रेट्स हो? टॉप ऑर्डर पे बैटिंग करनी चाहिए थी मुझे ना। मेरे जो बचपन में जितनी भी क्रिकेट खेली, बचपन से जितनी भी न्यू बॉल से खेली, क्लब क्रिकेट हो या बाद में अपने आप को बहुत नीचे ले गया, जैसे सरफराज भी नीचे ले गया था ना अपने आप को। नहीं, अगर आप नए बॉल से खेलते थे ना, इसीलिए अगर मैं गौर करता हूँ कि एक इनिंग खिलाई मुझे आमिर सुहेल जब कैप्टन थे, 1 डाउन भेजा था अगेंस्ट इंडिया शारजा में, तो न्यू बॉल थी, न्यू बॉल पे डिफरेंट में खेलता था, वो खेला है। और एक दफा 4-5 नंबर जिम्बाब्वे के खिलाफ जो ऊपर से आउट हो गया तो मैच चला गया था, उसमें 40 रन किए थे 93 में जब हो गया। इसके अलावा बहुत कम है कि मैं ऊपर मतलब वनडे में ऊपर आया हूँ, हार्डली 2 या 3 दफा आया हूँ। तो ये था कि आजकल जिस तरह से हमारे जितने भी बैट्समैन हैं, खैर वो तो बहुत ही आगे के बैट्समैन हैं, जब मैं कामरान अकमल की बात करूं या सरफराज अहमद की बात करूं या मोहम्मद रिजवान की बात करूं, ये जितने डेवलप हो गए ना, हम लोग इतने अच्छे प्लेयर नहीं थे जितने अच्छे ये प्लेयर हैं, तीनों प्लेयर। हम लोग तो एक सपोर्टिव रोल था हमारा पाकिस्तान टीम के अंदर, ये मेन किरदार है, मेन कैरेक्टर है, ये जो तीनों के नाम लिए विकेट कीपर। ये एडम गिलक्रिस्ट और संगाकारा और एलेक्स स्टुअर्ट के आने से जरा रोल भी तो चेंज हो गया ना, विकेट कीपर काफी बैटिंग पे फोकस करने लग गए काफी ज्यादा। ये एमएस धोनी को ले लें आप या गिलक्रिस्ट को ले लें, गिलक्रिस्ट तो बैट्समैनों से भी बढ़कर एक कोई चीज था, वो अपने लॉन में खेल रहा है, कहीं पे खेल रहा है, बैकयार्ड में बैटिंग कर रहा है। वो मैं वसीम अकरम का एक इंटरव्यू देख रहा था, और वो जब उनसे पूछा कि कौन से मुश्किल तरीन बैट्समैन थे जिनको आपने बॉलिंग कराई हुई जिनको, तो उन्होंने एडम गिलक्रिस्ट का मेरे ख्याल से सबसे पहले नाम लिया था। नहीं मुश्किल है, बहुत मारते थे वो लोग। एनीवे राशिद भाई, ये काफी नोन बात है कि आपकी जब स्किल्स एक लेवल पे पहुंच जाती हैं तब ऑब्वियसली आप नेशनल टीम की कंसिडरेशन में आ जाते हैं, और जो भी वहां तक पहुंचता है तो स्किल्स तो होती हैं तो वहां पे पहुंचते हैं, मगर जो एक मेंटल एस्पेक्ट है ना गेम का, मेंटल स्ट्रेंथ वाला, वो एक तो बताएं कितना जरूरी है, और एक ये भी बताएं कि कोई बिग मैच आता था तो आपकी अपनी प्रिपरेशन किस तरह की होती थी, दोनों स्किल्स वाइज और मेंटली? नहीं, प्रिपरेशन तो बहुत पहले हो चुकी होती है। जब टेस्ट मैच खेलते हैं आप, 1 हफ्ते से पहले आप उसको ट्राई कर लें, शुरू कर लेते हैं कि पूरा मैच आप खेल चुके होते हैं। स्किल्स होती हैं तो पाकिस्तान टीम में या अपनी टीम में, इंटरनेशनल टीम में इंसान आता है, सरवाइव वही करता है जो मेंटली स्ट्रांग होता है। मेंटली स्ट्रांग वो होता है जिसके पास स्किल्स ज्यादा होती हैं। स्किल्स ज्यादा जब होती हैं तो आप प्रेशर के वक्त निकल जाते हो, जैसे वसीम अकरम को देखा होगा ना, वकार को देखा होगा, आपने शोएब को देखा होगा कि जहाँ प्रेशर पड़ता है ना वहां अपने स्किल्स दिखाते हैं। डिफरेंट बॉलर, तकलाइन आ जाएगा, डिफरेंट बॉलिंग करेगा, क्या आउट ऑफ द बॉक्स जाते थे ये लोग, तो ये निकल जाएंगे। जिसकी स्किल्स ज्यादा है वो मेंटली स्ट्रांग है, जिसकी स्किल्स कम है वो मेंटली थोड़ा वीक है। 80% माइंड गेम है क्रिकेट, 80%। बाकी तो हर कोई खेल रहा है यार, गेम है यहीं से। क्रिकेट वाहिद गेम है जो यहाँ से खेली जाती है। शतरंज भी यहाँ से खेली जाती है, लेकिन क्रिकेट है वो यहाँ से खेली जाती है। तो नहीं, मैं ये समझता हूँ कि हमने जितनी क्रिकेट हमारे जमाने में जो लोग आप बोलते हैं कि यार बड़े ग्रेट गुजरे हैं या अच्छे गुजरे हैं, वो मेंटली बहुत स्ट्रांग थे, क्योंकि रोजाना क्रिकेट खेलते थे, रोजाना क्लब क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते थे, कुछ काउंटी चलेगा, कुछ हर वक्त खेलते थे, नेट कम करते थे, मैच ज्यादा खेलते थे। अभी को हम देखें, अभी वीक है माइंड, मेंटली वीक है, स्किल्स में भी वीक है, और एक तरह के क्रिकेट खेल रहे हैं, नेट कर करके ना, नेट वाले प्लेयर बन गए हैं, जहाँ पे रन बनाने होते हैं वहां मार के आउट हो जाते हैं। सही ये बहुत बड़ा फर्क है। तो 80% मैं समझता हूँ कि माइंड गेम है। ठीक हो गया। चलिए राशिद भाई, ये हमारे व्यूअर्स में से शायद ज्यादा लोग बात ना जानते हो, मगर आपने जो है अफगानिस्तान के भी आप बैटिंग कोच और फिर हेड कोच भी रहे हुए हैं, तो वो जरा वो जो कोचिंग एक्सपीरियंस था अफगानिस्तान के साथ, उसके ऊपर भी जरा थोड़ी रोशनी डालें और हमें थोड़ी इनसाइट दें। कैसा कबीर खान लेके गए थे मुझे, और मेरा लाइफ का जो बेस्ट एक्सपीरियंस है एज ए कोच वो अफगानिस्तान का है। और इसीलिए मैं हर कोच को यही बोलता हूँ कि अगर आपने सारे मार्क अपने बॉक्स टिक किए हैं, बड़े कोचेस की बात कर रहा हूँ मैं, अगर अफगानिस्तान का टिक नहीं है ना तो समझो इनकम्प्लीट आपकी कोचिंग है।
क्योंकि आप सिखाने जाते हो, बहुत कुछ सीख के आते हो। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। जिस तरह नबी उस वक्त छोटे थे, नौरोज मंडल थे, तो हामिद हसन क्लासिक एग्जाम्पल मेंटल टफनेस की, शहजाद थे, मगर करीम सादिक थे, शाहपुर जदरान थे, दौलत जदरान को मैं लेके आया था फिर ना, अब्दुल्ला मदारी आए, तो बहुत ही जबरदस्त हमारा कॉम्बिनेशन था। समीउल्लाह चिनवारी थे, तो बहुत टफ लोग हैं यार, ये टफ हैं, टफ। कोचिंग की जरूरत नहीं थी इनको, इनको मोटिवेशन की जरूरत थी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, मतलब कि जमीन से हो क्या क्या कुछ नहीं हो गया, बिल्कुल। तो बस इनको एक होता है ना कि याद कराना पड़ता था। तो हमने कोचिंग कम की, इनको इनके माइंड से खेला और इन्होंने जान लगा देते थे। इसीलिए मैच में एग्रेशन आपको कभी कभार नजर आता होगा। राशिद खान तो उस वक्त नहीं थे, लेकिन जीन वही है, ये हैबिट वही है सारी। तो अगर आप देखें सारे ये यकजा हो जाते हैं जब इंटरनेशनल गेम होता है, डिफरेंट सेलिब्रेशन होती है उनकी। हामिद हसन जैसा स्पोर्ट्समैन या क्रिकेटर मेंटली टफ, उनकी दोनों नी भी चली गई थी, दोनों साइड स्क्रीन से टकरा गए। जैसे हम फजल महमूद साहब को याद करते हैं पाकिस्तान के शुरू के दिनों में, और मैं मानता हूं कि अफगानिस्तान के जो फजल महमूद, वो हामिद हसन जो बिल्कुल बॉटम की टीम को टॉप टीम पे ले गए। अब तो खैर बहुत ऊपर आ गए, लेकिन वो वन मैन शो था हामिद हसन। अच्छा। तो बहुत सीखने को मिला। और उसके बाद मैंने ये कहा कि भाई क्या कोचिंग मैंने कर ली है, कोचिंग अगर दोबारा करूंगा तो अफगानिस्तानी ही की करूंगा। उसके बाद मैंने कोचिंग नहीं की। ठीक। चलिए राशिद भाई, फोकस जरा थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं पाकिस्तान टीम पे। ऑब्वियसली काफी चीजें हो गई हैं पिछले ही कुछ हफ्तों में। पहले तो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने आने से इनकार कर दिया, उन्हें लास्ट मिनट विड्रॉ कर लिया, तो हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट सारी चली गई। फिर ऑब्वियसली हमारे जो चेयरमैन है वो नए आ गए हैं, रमीज हसन राजा साहब, और वसीम खान जो हमारे सीईओ थे उनने रिजाइन कर दिए। साथ आपकी जो कोचिंग स्टाफ था, मिसबाह उल हक और वकार यूनुस, उनने रिजाइन कर दिए, और आ गए हैं मैथ्यू हेडन, वर्नन फिलैंडर और सकलैन मुश्ताक। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए न्यू मैनेजमेंट और द फैक्ट कि टीम एज ए यूनिट नहीं प्रिपेयर कर सकी वर्ल्ड कप जाने से पहले, और अब जो नई टीम चेंजेस भी हुई हैं, इन सबको मद्देनजर रखते हुए आप किस तरह समझते हैं, क्या चांसेस है पाकिस्तान के इस T20 वर्ल्ड कप में? सेमीफाइनल तक पहुंचने के चांसेस कितने आपको लग रहे हैं? पहुंच गए तो भी ठीक है, नहीं पहुंचे फिर भी ठीक है। ये जो सारी चीजें हो रही है ना, ये वीक बॉडीज करती हैं, वीक अथॉरिटीज करती हैं। और अगर तो चेयरमैन चेंज होगा तो सीईओ भी चेंज हो जाएगा, तो उसके साथ सिलेक्शन कमेटी भी चेंज होती है, कप्तान भी चेंज होता है। हमारे यही हुआ है 19 के वर्ल्ड कप के बाद, आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें चेंज हो गई। अब मिसबा को सारी चीजें दे दी गई थी, इस्लामाबाद यूनाइटेड की भी उनको कोचिंग दे दी गई थी, तो अभी उनके पास कुछ भी नहीं है। तो ये किसने सोचा था? और कोच को भी नहीं पता कि मैं किधर चला गया, जो लेके आया था वो भी चला गया। तो ये डॉक्यूमेंटेड नहीं है, हमारे पास कुछ भी डॉक्यूमेंटेड नहीं होता। आप जो भी तैयारी करते हो, 5 ईयर प्लान होता है, ब्लूप्रिंट बनता है, 3 ईयर प्लान है, 2 ईयर है, 1 ईयर है, 1 मंथ है। आपको किस तरह से लेके जाना है, पाथवे आपका क्या है? मुझे अपने बच्चे को अगर क्रिकेट खिलानी है, मुझे नहीं पता, मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी कप्तान रहा हूँ, मुझे नहीं पता पाथवे पाकिस्तान क्रिकेट का क्या है। अंडर 13 कभी होती है कभी नहीं होती, अंडर 16 कभी होती है कभी नहीं होती, ओपन ट्रायल होते हैं उसी में टीम सेलेक्ट हो जाती है, उनके इवेंट नहीं है। अंडर 19 ओवरेज लड़के खेल रहे हैं, तो यही चीज ऊपर आके रिफ्लेक्ट करती है। हम यही बोलते हैं कि यार मौका पूरा दो। रमीज भाई को भी अब आ गए, वेलकम करते हैं और गुड लक बोलते हैं, करें काम करें और अच्छा करें, और कर सकते हैं। वो क्रिकेटर रहे हैं, कप्तान रहे हैं, वो मीडिया में रहे हैं, हर चीज उनको पता है, पॉलिटिकल एफिलिएशन पीटीआई के साथ है, प्राइम मिनिस्टर के साथ है। अगर ये नहीं कर पाएंगे तो फिर मेरे ख्याल से कोई भी नहीं कर सकता। तो गुड लक रमीज भाई को कि वो आए, काम करें, और हमारी जितनी सपोर्ट हो सकती है वो करेंगे। अच्छा जी राशिद भाई, अगर हमें टीम चेंजेस पे आ जाएं जो आज ही हुई हैं, फखर जमान, हैदर अली और सरफराज अहमद को लाया गया है आजम खान, हसनैन और खुशदिल की जगह, तो इन टीम चेंजेस से आप कितने सेटिस्फाइड हैं? आपको क्या लगता है कोई एक ऐसा कोई बंदा था जो मिस हो गया है? पर्सनली मुझे फील होता है कि शोएब मलिक की जगह बनती थी, मगर वो तो हर किसी का अपना ओपिनियन होता ही है ना, इस पे सब्जेक्टिव बात है। तो आपको क्या लगता है अब ये टीम का बैलेंस ठीक है? क्या ये वर्ल्ड कप में अच्छी तरह कंपीट कर पाएंगे? बिल्कुल, परफॉर्मेंस पे ऊपर हैदर अली को लिया गया है, लेकिन
हैदर अली किस नंबर पे बैटिंग कर रहे थे फर्स्ट, यहाँ पे अभी जो हो रहा है हमारा? 3 नंबर। मेरे ख्याल से 3 नंबर पे कर रहे थे। क्या 3 नंबर पे उनको नंबर दिया जाएगा? मेरा नहीं ख्याल दिया जाएगा। फखर जमान केपी से किस नंबर पे बैटिंग कर रहे थे? नंबर ओपन कर रहे थे। क्या ओपन दिया जाएगा उनको? मुझे थोड़ा बहुत डाउट है कि शायद ना दिया जाए। अच्छा। क्योंकि रिजवान और बाबर खेल रहे हैं, शोएब है नंबर 3, हफीज है नंबर 4, तो मिडिल ऑर्डर में आपको शोएब मलिक शायद बनते थे, सरफराज शायद बनते थे, और चेंज कर दिया इन्होंने। चले, पहले क्यों नहीं किया था सिलेक्ट, ये समझ में नहीं आ रहा। क्या मानी साहब थे या वसीम खान साहब थे, उनकी इन्फ्लुएंस थी? अब रमीज भाई आ गए, उनकी इन्फ्लुएंस है। सिलेक्शन कमेटी सेम है, ये समझ में नहीं आ रहा। वीक सिलेक्शन कमेटी थी या क्या वजूहत हुई, रबर स्टैम्प थी? होना ये चाहिए था कि इसको इस तरह से ले सकते थे कि सिलेक्शन कमेटी अगर बोर्ड को पसंद नहीं आई, उनको पसंद नहीं आया, बोर्ड ने इजाजत दी होगी ना कि यार चेंज कर सकते हैं नाम, ठीक नहीं है आपकी, तो इस सिलेक्शन कमेटी को सैक कर देते, नहीं बनाते और नई वाले से अनाउंस कर देते। अब पता नहीं कौन सी वाली सिलेक्शन कमेटी ठीक है, याली या पहले वाली अच्छी थी, डिसीजन एक ही नहीं किए हैं। 19 में भी यही हुआ था, 2019 में बाब रियाज आमिर और आसिफ अली आए थे टीम में, आबिद अली बेचारा रह गया था, काफी प्लेयर रह गए थे, उसमें भी हम लोग हार गए। तो अपने डिसीजन को बैक करना नहीं आता हमें, गलत था सही था अड़ जाते। वसीम रिजाइन कर देता इस पे, बोलता नहीं मैं नहीं चेंज करूंगा। वीक लोग हैं हम लोग, मैं सिर्फ वसीम की बात नहीं कर रहा, क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं कर रहा, हम सब एज ए नेशन हम लोग वीक लोग हैं, हम लोग क्लैश कर जाते हैं जहाँ प्रेशर पड़ता है। और हमें चाहिए नूर खान, आरिफ अब्बासी, जनरल तौकीर जैसे लोग चाहिए जो इस क्रिकेट को, स्पोर्ट को सही कर सकें। सही। तो क्विकली राशिद भाई, अगर आपने कोई 4 सेमीफाइनलिस्ट अभी प्रेडिक्ट करने हो वर्ल्ड कप पे और कोई विनर भी प्रेडिक्ट करना हो, तो वो आप किसको? एक तो पाकिस्तान हो गया ना। साथ आई गेस इंडिया हो गया, इंडिया, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज। मेक सेंस। और विनर फिर किसके साथ जा रहे हैं आप इन चारों में से? या प्रेडिक्शन तो नहीं करो ना आपको। चले फॉर दैट सेक पाकिस्तान ही कह देते हैं, इंशाल्लाह जीत करेंगे। हमारी जगह कुछ भी है, हमारे इख्तलाफ हो टीम से, मैं कभी भी खुश नहीं होऊंगा, आप भी खुश नहीं होंगे टीम बिल्कुल से, लेकिन जब अनाउंस कर दिए तो फिर हमें बैक करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन बहुत ज्यादा पर्चियां लगाओगे तो फिर पब्लिक तो बोलती है, पब्लिक सही बोलती है। नहीं, और वही बात है कि अब सिलेक्ट हो गए हैं तो बस ये हमारे लड़के हैं, हमारी पाकिस्तान की तो क्रिकेट हार्ट बीट है, तो हम बिल्कुल शौक से इनको देखेंगे और इंशाल्लाह ये भी आकर कामयाबी लाएंगे पाकिस्तान के लिए। मुझे लग रहा है वैसे इंशाल्लाह कि सेमीफाइनल तक मेरे ख्याल से पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि पिचेस जो है वो काफी वेयर एंड टेयर हो चुका होगा आईपीएल की वजह से, और मेरे ख्याल से फिर हमारे स्पिनर्स को काफी फायदा हो जाएगा वहां पे। देखते हैं, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अच्छे मुकाबले होंगे। ठीक, चलिए राशिद भाई, फाइनल क्वेश्चन। आप, मुझे पता है इस वक्त काफी मसरूफ हैं, इस्लामाबाद क्लब का जो क्रिकेट प्रोजेक्ट चल रहा है, ग्राउंड डेवलप हो रहा है, उसमें काफी मसरूफ है, साथ आपकी राशिद लतीफ क्रिकेट एकेडमी भी है कराची में, तो इन सब एक्सपीरियंसेस के बारे में कुछ बता दें। एंड व्हाट्स नेक्स्ट फॉर राशिद लतीफ, क्या नेक्स्ट चीज है इन स्टोर? यार नेक्स्ट बहुत सारी चीजें हैं, जो ख्वाहिश है, ये नहीं है कि मैं करूं, कि हमारे प्रॉपर कोचिंग होनी चाहिए, नकेड आई से नहीं होनी चाहिए हमारी ना, प्रॉपर टूल्स इस्तेमाल करने चाहिए जैसे दुनिया कर रही है। हम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं, थोड़ा हाई प्रोफाइल जो लोग हैं, कंसल्टेंट हैं दुनिया के, स्पोर्ट्स के, सिर्फ क्रिकेट के नहीं, स्पोर्ट्स के, उनको हमें हायर करना चाहिए। हमारे टीचर्स को, हमारे जो कोचेस को प्रोग्राम देने चाहिए, सीखना चाहिए, साल के प्रोजेक्ट होने चाहिए जहाँ पे सेमिनार हो, हम सीखें, स्टेट ऑफ द गेम सीखें, हम लोग कोचिंग के बारे में सीखें, साइंटिफिक वे में जाना सीखें, हम लोग टूल्स का इस्तेमाल करना सीखें, वरना हम बहुत पीछे रह जाएंगे। हॉकी को देख लिया ना हमने, दुनिया आगे जा रही थी, हमने कहा हम ग्रास पीछे खेलेंगे, अब इतने आगे चले गए हम पकड़ ही नहीं पा रहे। सेम चीज क्रिकेट के साथ हो रहा है, लोग पता नहीं कहाँ से कहाँ टूल्स लेके आ गए, साइंटिफिक वे में चले गए सारे, कंसल्टेंट हायर किए हुए, बड़े बड़े पीएचडी हैं जो काम कर रहे हैं, जो हेड कोच को डॉक्यूमेंट देते हैं। बस यही है कि हमारे भी सिस्टम शुरू हो और क्लब क्रिकेट दोबारा शुरू कर होनी चाहिए। चलिए, उम्मीद है कि ये सब चीजें होंगी।
और उम्मीद है कि हम भी आपको इस तरह कंट्रीब्यूट करते हुए देखते रहेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। ऑफ कोर्स आपने ये डेवलपमेंट प्रोग्राम और एकेडमी एक जगह के, फिर आप मीडिया पे इतनी बड़ी आवाज है, आपको आपका तबसरा सब लोग इतने शौक से सुनते हैं, तो मेरे ख्याल से वो भी आपकी एक बहुत अहम कंट्रीब्यूशन है। और जनरली आपका जो डाउन टू अर्थ और हम्बल नेचर है, हम क्रिकेट फैंस को इस चीज को बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। और जिस तरह आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चार चांद लगा दिया आपने। यही सोचता हूँ कि हम भी ना बीच में लोग जाना चाहिए, लोगों को बीच में रहना चाहिए। बीच वाला सेंटर की बात नहीं कर रहा मैं, लोगों के बीच में आवाज जो होती है ना, उसको फील करना चाहिए। वो जो क्रिकेट की बात करते हैं ना, उनको सुनना चाहिए। अगर मैं अपने फूफा में रहूंगा, मैं सीख नहीं सकता। फिर मेरे बहुत सारे कमेंट्स जो होते हैं ना, जो मैं देता हूँ, क्योंकि मेरी आवाज एक जा रही है ना, पीटीवी हो या यहाँ से हो या कहीं से भी हो, जा रही है ना, तो उस बंदे की आवाज जा रही है जिसने मुझे वो बताया है यार कि ये हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में, आप ऐसा बोलिएगा। उसको मैं बोलता हूँ। बहुत सारे अल्फाज अभी जो मैंने इस शो में भी किए, वो मेरे हो सकता है ना हो, किसी और के हो, लेकिन उनकी आवाज बन के मैं बात करता हूँ। तो इसीलिए लोगों को ज्यादा अच्छा लगने लगता है कि पब्लिक की आवाज है। लेकिन नॉर्मल रहना चाहिए और बस रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। बिल्कुल, नहीं, जिस तरह आप हैं उसी तरह बिल्कुल राशिद भाई आप रहें। और थैंक यू सो मच, आपने वही चार चांद लगा दी काजी डायरीज को, और पहली दफा एक एक्स क्रिकेटर हमारे शो पे आए। उम्मीद है आप सब व्यूअर्स को भी पसंद आया होगा ये इंटरव्यू राशिद के साथ। थैंक यू सो मच राशिद भाई। और ऑफ कोर्स अगर आप लोगों ने पसंद किया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकॉन अगर आप मेरी सारी फ्यूचर वीडियोस के बारे में नोटिफाई होना चाहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। फिर से I'll see you when I see you soon enough. That's all for now. Qazi off the mic. Have a look at that. Smiles up. Oh, it's nearly taken someone out the stands. That was a flat six right under the stand there, the George Giffen stand, up into the members, and it went like